तो गाइस स्वागत है आप लोगों का रीइंकार्नेट एज ए गॉब्लिन के एपिसोड 9 और 10 के एक्सप्लेनेशन में। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ कि कुछ दिनों से मैं वीडियो वगैरह नहीं डाल पा रहा था क्योंकि गाइस समर वेकेशन में मैंने घंटा पढ़ाई लिखाई तो थोड़ा मेरा असाइनमेंट वगैरह बचा था स्कूल का, तो वही मैं कंप्लीट कर रहा था कुछ दिनों से। लेकिन अभी वो सब काम वगैरह खत्म हो चुका है, तो अभी रेगुलर बेसिस पे वीडियो आता रहेगा। तो चलिए बिना टाइम फोड़ एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। डे 102 ओवरब्रो हमें बता रहा होता है फाइनली 6 दिन ट्रैवल करने के बाद हम हमारे डेस्टिनेशन गैरिसन सिटी ट्रायल में पहुंच चुके, और वो हमें ये भी बता रहा होता है इस जगह ह्यूमंस से ज्यादा डेमी ह्यूमंस रहते हैं। लेकिन हम देखते सारे के सारे डेमी ह्यूमंस वहाँ ओवरब्रो और बाकी लोग को देख के भाग रहे होते हैं। ओवरब्रो भी अपने मन में कह रहा होता है हाँ वैसे भी एक ओवर ह्यूमंस के साथ इनकी सिटी में आएगा तो ये तो डरेंगे, जाहिर सी बात है। ओवरब्रो हमें बता रहा होता है जो ट्विन है वो एक टाइम पे मर्चेंट हुआ करती थी और उसने लोगों के साथ अच्छी तरह बातचीत वगैरह करके हमें रहने के लिए एक जगह दिला दी। फिर हमारा ओवरब्रो सभी ह्यूमन लड़कियों को एक जगह बुलाता ताकि वो उन लोगों को कुछ जरूरी चीज बता सके। ओवरब्रो उन लोगों से कह रहा होता है जितने दिन हम यहाँ रुकेंगे तब तक तुम लोग डिसाइड कर लो कि तुम लोग यहाँ रहना चाहते हो या फिर तुम लोग मेरे साथ रहना चाहते हो, और तुम जो भी डिसीजन लोगे वो मुझे मंजूर रहेगा। ओवरब्रो मन में सोच रहा था हाँ वैसे भी इन लोग को गॉब्लिन्स ने पकड़ के हमारे इधर लाया था, लेकिन सच बोलूं तो मैं नहीं चाहता कि ये लोग मुझे छोड़ के जाए। फिर हम देखते वो लाल बाल वाली लड़की अपने ओवरब्रो को गिल्ड की बिल्डिंग दिखा रही होती है, और जो बाकी के लोग होते हैं वो उन लोगों की लाई चीजों को बेच के पैसे वगैरह कलेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन गिल्ड में जाके कुछ लोग ओवरब्रो और बाकी सब लोगों पे चढ़ जाते हैं जिन्हें अपना ओवरब्रो आसानी से ठिकाने लगा देता है। फिर अपना ओवरब्रो बाकी लोग के साथ शॉपिंग वगैरह कर रहा होता है। अगले सीन में हम देखते धामी ओवरब्रो से कह रही होती है हम लोग थोड़े कपड़े खरीदने जा रहे हैं, तब तक तुम क्या करोगे। ओवरब्रो उससे कह रहा होता है मैं बस यहाँ थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करूंगा, और फिर वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ओवरब्रो में बता रहा होता है ये बॉडी यहाँ मेरे रीइंकार्नेट होने से पहले की बॉडी है और उस दुनिया में मेरा नाम था कनाटा टोमकोई। ओवरब्रो सभी लोगों से कह रहा था मैं बस थोड़ी देर घूम के वापस आ जाऊँ, और हम देखते यहाँ ये दोनों लोग कह रहे होते हैं कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये सच में ओवर है या फिर और कुछ। ओवरब्रो हमें बता रहा होता है जब मैं सिटी में घूम रहा था मैंने कुछ लोगों को अपने बारे में बात करते हुए सुना। उन लोगों को लगता है क्योंकि मैं एक ओवर हूँ तो मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हूँ। हम देखते एक जगह में आके 6 लोग हमारे ओवरब्रो को घेर लेते। उन लोगों को लग रहा था हम लोग इसे मार देंगे, लेकिन अपना ओवरब्रो उन लोग की फील्डिंग सेट कर देता। फिर हम देखते अपना ओवरब्रो नोटिस करता है वो 6 लोगों ने एक जैसे दिखने वाली रिंग्स पहन रखी होती है, और वो सोच रहा होता है क्या ये लोग किसी बड़े गैंग के मेंबर्स। फिर हमारा ओवरब्रो इस बंदे को नोटिस करता है जो कि कह रहा होता है तुम लोगों ने कहा था अगर मैं तुम लोगों को पैसे ला के दूं तो तुम मुझे छोड़ दोगे। ये बंदे उससे कह रहे होते इतने पैसे हमारे लिए काफी नहीं है, अगर तू चाहता है हम तेरी गर्लफ्रेंड को ना मारे तो हमें और पैसे ला के दे। ये बंदा कह रहा होता है मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है। फिर हम इतनी तरह अपना जो ओवरब्रो होता है वो उन लोग की उंगली में वही सेम रिंग नोटिस करता है, और वो सोच रहा होता है क्या ये लोग और वो लोग सेम गैंग में है। हम देखते ये बंदा उन लोगों से कह रहा होता है बस बहुत हुआ, अगर तुम लोगों ने प्रिंसेस को नहीं लौटाया तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। इधर अपना ओवरब्रो कह रहा था कि ये किस प्रिंसेस की बात कर रहा है, और यहाँ हम देखते ये लोग उसी बंदे को जमीन पे पटक देते और उससे कह रहे होते अले ले बच्चे तू हमें हराएगा अब हर साले। लेकिन हम देखते अपना ओवरब्रो टाइम पे आकर उस बंदे को बचा लेता है, और वो उन गैंग वालों की बॉडी में अपने ब्लड क्लोज छोड़ देता है ताकि वो बाद में उन लोगों का पीछा कर सके। अगले सीन में देखते ये बंदा अपने ओवरब्रो से कह रहा होता है आखिर तुमने उन लोगों को जाने कैसे दिया, क्या तुम बेवकूफ हो। अपना ओवरब्रो उसके सर में एक घुसन दे के मारता और कह रहा होता है बेटे मैंने भी तेरी जान बचाई तो थोड़ी तमीज से बात कर मेरे से। और वो उसे बता रहा होता है मैंने उन्हें जाने नहीं दिया बल्कि मैं उनका बाद में पीछा करूंगा। और फिर वो उस बंदे को ये चीज देके कह रहा था अगर फिर से तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो हमें फोन कर देना इसका इस्तेमाल करके, और हाँ किसी को इस बारे में बताना मत। और वो फिर उससे अपनी ओवर वाली फॉर्म दिखाता है। वो बंदा कह रहा था आखिर तुम क्या चीज हो। अपना ओवरब्रो उसे कुछ नहीं बताता और चुपचाप वहां से चला जाता है। हम रात का सीन देखते जहाँ ये बंदा अपने ओवरब्रो को बता रहा होता है कि हमारी जो प्रिंसेस थी वो कुछ टाइम पहले इस टाउन में रुकी हुई थी, लेकिन फिर वो अपने गार्ड लोगों को चकमा दे के यहाँ से भाग गई, और फिर बाद में हमें खबर मिली कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें किडनैप कर लिया है। ओवरब्रो उसे कह रहा होता है चिंता मत करो मैंने पता कर लिया कि वो लोग है कहाँ पे। ये बंदा कह रहा होता है क्या आप सच बोल रहे हैं। ओवरब्रो कहता है हाँ। वो उसे बताता है कि वो लोग शहर से थोड़ी दूर एक बंगलों में छुपे हुए हैं। फिर हम देखते अपना ओवरब्रो यहाँ आके उस प्रिंसेस को बचा लेता है, और वो कह रहा होता है हमारा प्लान कामयाब रहा। और फिर बाहर आके ओवरब्रो कह रहा होता है प्रिंसेस ने जानबूझ के खुद को किडनैप करवाया, ये खबर बाहर नहीं फैलनी चाहिए। लेकिन ये बंदा फिर भी कह रहा होता है नहीं मुझे प्रिंसेस की सेफ्टी के लिए ये इन्फॉर्मेशन किंग को देनी होगी। फिर हम देखते इधर अपना गैंकी आ जाता है और उस बंदे को हिप्नोटाइज करने लगता है कि तुम ये इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं बताओगे। ओवरब्रो कह रहा होता है आज गैंकी की हिप्नोटाइज करने की पावर हमारे बहुत काम आ गई। डे 103 हम सुबह का सीन देखते जहाँ गॉब्जी ओवरब्रो को उस डिवाइस का यूज करके कॉल करके कह रहा होता है बड़े भाई ओवरब्रो आज हमारे यहाँ बहुत सारे नए गॉब्लिन्स पैदा
हुए। ओवरब्रो कह रहा होता है मैं खुश हूँ, आने वाली जनरेशन पैदा हो चुकी है। और वो ये भी कहता है आज यहाँ से जाने से पहले मुझे उन लड़कियों से जवाब जानना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग मेरे ही साथ रहना चाहेंगे। अगले सीन में हम लोग देखते हैं ये सारी लड़कियां ओवरब्रो से कह रहे होते हैं हमने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग आपके साथ ही रहेंगे। और ये बात सुन के अपना ओवरब्रो बहुत ज्यादा खुश होता है। अगले सीन में हमारा ओवरब्रो इस प्रिंसेस के पास आता है और वो प्रिंसेस उससे कह रही थी तुम वही ओवरब्रो ना जिसने कल रात मुझे बचाया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये लाल बाल वाली लड़की ओवरब्रो से पूछ रही होती है आखिर ये है कौन। फिर हम देखते हैं वो प्रिंसेस अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं यहाँ की सबसे पहली क्वीन स्टर्नबर्ड की बेटी हूँ और मेरा नाम है रूबिलिया एस फॉर स्टर्नबर्ड। ये लाल बाल वाली लड़की उसकी प्यारी आवाज सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ ये बंदा कह रहा होता है माफ कीजिए हमारी प्रिंसेस ऐसी है। ओवरब्रो भी कह रहा होता है हाँ मैं समझ गया। यहाँ ये लड़की अपने ओवरब्रो से कह रही होती है मैंने सुना है कि तुम एक बहुत पावरफुल आर्मी के लीडर हो और मैं चाहती हूँ तुम मुझे रॉयल कैपिटल हॉस्पिटल में पहुंचा दो। ओवरब्रो अपने मन में सोच रहा है अबे कैसी लड़की है ये, इससे मुझसे डर वगैरह नहीं लग रहा क्या? ये मुझे ऑर्डर तो ऐसे दे रही है जैसे कि मैं इसका नौकर, ये मुझे कोई नॉर्मल लड़की नहीं लग रही। और फिर वो उससे कहता है नहीं मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। ये प्रिंसेस उससे पूछती है आखिर क्यों नहीं। ओवरब्रो से क्या होता है तुम्हारे पास तुम्हारे बॉडीगार्ड्स है ना, तुम मुझसे क्यों काम करवा रही हो। ये लड़की जिसका नाम रूबिलिया होता है तो अब से हम इसे रूबिलिया बुलाएंगे, कहती है असल में मेरे बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा कमजोर है तुम लोगों से। ओवरब्रो उससे कह रहा था भाई ये क्या बात हुई, मैं नहीं कर रहा तुम्हारे लिए काम। ओवरब्रो कह रहा होता है बड़ी जिद्दी लड़की है यार। फिर वो उसे बहुत टाइम तक बैठ कर उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर भी नहीं समझती। ये बंदा कह रहा था अगर तुम लोगों ने प्रिंसेस का काम कर दिया तो हम तुम्हें एक गोल्ड प्लेट देंगे। ये बात सुनकर सारी लड़कियां अपने ओवरब्रो पर चढ़ जाती है कि बात मान लो इनकी एक गोल्ड प्लेट की कीमत 1 मिलियन गोल्ड होती है। ओवरब्रो मन में कह रहा था अबे ये तो रिश्वत देके खरीदने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो अपने मन में कह रहा था वैसे भी मुझे रॉयल कैपिटल में जाने का थोड़ा तो मन था, ठीक है तो पहले मैं इसका काम कर लेता हूँ फिर मैं अपनी केव में चला जाऊंगा वापस। अगले सीन में हम लोग देखते हैं ये लोग निकलने के लिए तैयार होते हैं। ओवरब्रो रूबिलिया से पूछ रहा होता है आखिरकार तुम्हारे बाकी क्या बॉडीगार्ड्स किधर गए। रूबिलिया कह रही होती है मैंने उन लोगों को वापस भेज दिया। ओवरब्रो उससे कह रहा था भाई क्या क्या तुमने, अभी उनको वापस लाओ। ये बंदा कह रहा होता है कोई फायदा नहीं, इस प्रिंसेस अपना मन नहीं बदलने वाली। ओवरब्रो मन में सोच रहा था इसके गार्ड शायद इसे ढूंढ रहे होंगे, अगर उन लोगों ने मुझे इसके साथ देख लिया वो लोग सोचेंगे मैं इसे किडनैप कर रहा हूँ। दामी उससे पूछ रही थी तो हमें अब क्या करना चाहिए। ओवरब्रो कह रहा था कुछ भी हो बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए। फिर हम देखते हैं वो लोग रॉयल कैपिटल की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में रूबिलिया ओवरब्रो से पूछ रही होती है आखिर वो मॉन्स्टर कौन है। ओवरब्रो कह रहा होता है वो है वोल्फर्स, उन लोग का मीट बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, उन लोग के जो हॉर्न्स है ना वो महंगे दाम में हम लोग बेच सकते हैं क्योंकि उनसे मेडिसिन वगैरह बनाई जा सकती है। फिर हम देखते हैं ओवरब्रो और धामी जाके वहाँ उन लोग का शिकार करते हैं। फिर ओवरब्रो अपने सेंटीपीड का भी थोड़ा हुलिया वगैरह बदल देता है ताकि कोई ह्यूमंस इसको देख के भाग ना जाए। फिर हम देखते हैं ओवरब्रो बाकी सब लोग यहाँ रुके होते हैं, वहाँ पे खाना वगैरह खा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं रूबिलिया एक मॉन्स्टर के पास चली जाती है और अपने ओवरब्रो को उसे बचाना पड़ता है। ओवरब्रो हमें बता रहा होता है रास्ते में चलते चलते इसने बहुत परेशानी दी, एक बार तो ये सेंटीपीड से गिरते गिरते बची और वो खाना बनाने वाली बहनों को भी डिस्टर्ब कर रही थी और ओवरब्रो बेचारा अपना उसका केयरटेकर बना होता। डे 104 अगले दिन हम देखते हैं अपना ओवरब्रो इस टर्टल स्नेक को ढूंढता है जो कि ऐसा स्नेक है जिसके पीठ पे टर्टल शेल है और वो हमें ये भी बताता है इस इलाके में टोटल 88 टर्टल स्नेक है। फिर अपना ओवरब्रो बहुत सारे टर्टल स्नेक को पकड़ लेता है और कह रहा होता है आज हम इसी का मीट खाएंगे। फिर हम देखते हैं रूबिलिया जाके ये दो बहनों से कह रही होती है पहले के लिए मैं माफी चाहती हूँ लेकिन क्या अब मैं आपकी खाना बनाने में मदद कर सकती हूँ। फिर वो लोग टर्टल स्नेक को पका के खा रहे होते हैं। अपना ओवरब्रो रास्ते में चलते हुए हमसे कह रहा होता है ये लड़की सच में बहुत ज्यादा खास है, ये एक ह्यूमन हो गया मॉन्स्टर से बिल्कुल नहीं डरती। देखने से ऐसा लगता है ये बहुत टाइम से बाहर की दुनिया में नहीं आई है और अभी ये हमारे साथ आके काफी ज्यादा खुश लग रही है। अगले सीन में हमारा ओवरब्रो इस बंदे की ट्रेनिंग करवा रहा होता है लेकिन वह रूबिलिया आके कह रही होती है कि मुझे भी ट्रेनिंग करनी है। ये बंदा उससे कह रहा होता है नहीं प्रिंसेस ये आपके लिए खतरनाक है, लेकिन रूबिलिया कह रही होती है नहीं मुझे ट्रेनिंग करनी है, क्या पता ये आगे चल के मेरे काम आ जाए। ओवरब्रो हमें बता रहा होता है कि ये बंदा सच में काफी ज्यादा स्किल्ड फाइटर है, ये बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और देखने से लगता है ये लड़की भी सच में स्वॉर्ड चलाना सीखना चाहती है। अगले सीन में ओवरब्रो हमें बता रहा होता है हम माउंटेन्स के रास्ते की तरफ से जा रहे हैं। अगले सीन में ये बंदा कह रहा होता है जो माउंटेन्स का जो रास्ता है वो काफी ज्यादा खतरनाक है इसलिए हमें नदी के रास्ते से जाना चाहिए। ये ब्लैकस्मिथ लड़की कह रही होती है कि माउंटेन्स का जो रास्ता है उधर ही फाले सीगल रहते हैं ना। ये बंदा भी कहता है हाँ। ओवरब्रो पूछ रहा होता है आखिर ये फाले सीगल क्या है। ये बंदा कह रहा होता है फाले सीगल इन माउंटेन्स का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर है, उनके जो क्लॉस है वो किसी भी चीज को फाड़ सकते हैं और उनके पास बेहोश करने वाला पॉइजन भी है। और इतना ही नहीं उनका जो लीडर है जेड ईगल उसके पास एक बहुत खतरनाक ब्लेसिंग है। ये केमिस्ट लड़की कह रही होती है अगर जेड ईगल हमारे रास्ते में आ गया तो हमारा बचना मुश्किल है। ओवरब्रो कह रहा होता है हाँ सही कहा।
ये ब्लैस्मी लड़की कह रही होती है जल्दी डिसीजन लो ओगर ब्रो, मुझे लगता है हमें नदी के रास्ते से जाना चाहिए। लेकिन अपना ओगर ब्रो कह रहा होता है डिसाइड कर लिया मैंने, हम माउंटेन्स के रास्ते से जाएंगे और अगर वो जेड ईगल रास्ते में आया तो मैं उसे मार डालूंगा। डे 105 ये लोग कह रहे होते वो ओगर पागल लेके आखिरकार वो हमें माउंटेन्स के रास्ते से क्यों लेके जा रहा है। या गोबर अपने स्ट्रिंग की मदद से सारे के सारे ईगल्स को पकड़ लेता है और फिर वो लोग उन्हें पका के खा लेते हैं। ओगर ब्रो हमें बता रहा होता है अभी तक तो सब सही चल रहा है लेकिन मुझे लगता है आगे चल के कुछ दिक्कत आ सकती है। फिर अचानक से गोब्रो सभी से कह रहा होता है खतरा बढ़ चुका है, तुम लोग बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। ये लाल बाल वाली लड़की कह रही होती क्या तुम सच में उन लोगों को संभाल लोगे। ओगर ब्रो कह रहा होता है हाँ मैंने मन बना लिया है, मेरे रास्ते में आने वाली हर चीज को मैं मार दूंगा। अगले सीन में यहाँ ये लोग बात कर रहे होते उधर ओगर ब्रो 1 घंटे से लड़ रहा है, क्या वो ठीक होगा। इधर धामी कह रही होती है ओगर ब्रो ने इससे पहले भी बहुत ज्यादा ताकतवर लोगों से मुकाबला किया है, उसने एक बार अपनी मौत पे खेल के एक रेड बियर को मारा था। ये बंदा कह रहा था उस रेड बियर का कंपैरिजन तो तुम इस जेड ईगल से बिल्कुल मत करो। और वो कह रहा था अगर ओगर ब्रो मर गया तो हम यहाँ से जाएंगे कैसे। या धामी कह रही होती अगर वो मर भी गया तो मैं उन लोगों से लड़ूंगी लेकिन मैं यहाँ से भागूंगी बिल्कुल भी नहीं। अचानक से ये लड़की कह रही होती बाहर से कुछ आवाज नहीं आ रही, वो लोग बाहर चेक करती कि ओगर ब्रो का एक हाथ कट चुका है। इधर अपना ओगर ब्रो कह रहा होता है लड़ाई में मजा आ रहा था लेकिन अब मैं इस लड़ाई को खत्म करने वाला हूँ। फिर वो अपने स्ट्रिंग्स की मदद से अपने कटे हुए हाथ को अपने पास लाता है और उसे खा लेता है जिससे वो पूरी तरह रिकवर हो जाता है। फिर अपना ओगर ब्रो एक्सोस्केलेटन की मदद से अपना आर्मर बना लेता है और अपने स्ट्रिंग्स की मदद से उस जेड ईगल को पकड़ लेता है और फिर वो उस पर हमला करके उसे जमीन पे पटक देता है। ओगर ब्रो कह रहा होता है मेरे इतने पावरफुल हमले के बाद भी वो जेड ईगल अभी तक मरा नहीं है। फिर अपना ओगर ब्रो इन लोगों के पास आता है कि तुम लोग ठीक तो हो ना, और इन लोगों की गोबर की पावर देख के फट चुकी होती है। फिर अपना ओगर ब्रो जेड ईगल के पास आता है और उसे वहाँ एक स्टोन मिल जाता है और वो कह रहा था ये शायद जेड ईगल का स्पिरिट स्टोन है। ओगर ब्रो हमें बता रहा होता है ये लड़कियों ने मुझे बताया कि इस स्टोन के मिलने का चांस 100 में से बस 1% होता है और इसे बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उसे हम एक छोटा सा नेशन आराम से खरीद सकते हैं। फिर अपना ओगर ब्रो वो जो जेड ईगल होता है उसे पका के उसे खा लेता है जिससे उसे काफी सारे नए स्किल्स भी मिल जाते हैं। फिर अपना ओगर ब्रो अपने एक्सोस्केलेटन के ऊपर नए स्किल्स का इस्तेमाल करता है जिससे अपना ओगर ब्रो काफी परिंदा बन जाता है। फिर हम देखते हैं यार रूबिली आके ओगर ब्रो से पूछ रही होती है ओगर ब्रो एक बात बताओ तुम जिनको भी मारते उन्हें खा क्यों जाते हो। ओगर ब्रो हमें बता रहा होता है मेरी पिछली जिंदगी में भी बहुत सारे लोगों ने मुझे यही सेम सवाल पूछा था और इसका जवाब बस एक ही है, मैं उन्हें इसलिए खाता हूँ क्योंकि मैंने उन लोगों को मारा है। मैं हमेशा शिकार अपने लिए करता हूँ और जब भी मैं किसी को मारता हूँ मैं उन्हें खा लेता हूँ ताकि वो लोग मेरा हिस्सा बन जाए। ओगर ब्रो हमें बता रहा था मेरी पिछली जिंदगी में तो मेरी ये बात सुन के सभी लोग शौक होते थे लेकिन यहाँ वो देखते रूबिलिया और ज्यादा क्यूरियस हुई होती है। अच्छा ऐसी बात है। ओगर ब्रो हमें बता रहा था मेरी कई बात के बारे में वो काफी देर तक सोच रही थी और वो ये भी कहता आगे चल के मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उन लोग को मार के उन्हें खाऊंगा और नई पावर्स हासिल करूंगा। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में ओगर ब्रो हमें बता रहा होता है दोपहर के 12 बजे के आसपास हम लोग मैसन विलेज में पहुंच गए। डे 109 लेकिन हम लोग देखते जैसे ही वो लोग विलेज के अंदर जाते हैं सारे के सारे विलेजर उन लोग को दुश्मन समझ के उन पे हमला करने वाले होते हैं। ओगर ब्रो भी मन में कह रहा होता है हाँ इन लोगों को तो डरना ही था, वैसे भी मैं एक ओगर हूँ। लेकिन हम देखते तभी यह रूबिलिया अपने क्रेस्ट का इस्तेमाल करती और सब लोगों को कहती है साइड हटो और उसे देख के सभी विलेजर भी कह रहे होते हैं क्या ये स्टर्नबर्ड की प्रिंसेस का क्रेस्ट है। ओगर ब्रो भी कह रहा होता है चलो ये लड़की कुछ तो काम आई। अगले दिन हम देखते ओवर ब्रो बाकी सब इस वाटरफॉल के पास होते हैं और वो हमें बता रहा होता है विलेज के जो चीफ है उन्होंने हम लोग को रहने के लिए घर दे दिया और उन्होंने हमें इस इलाके के सबसे ब्यूटीफुल जगह के बारे में बताया जो कि है ये वाटरफॉल। अगले सीन में ओवर ब्रो हमें बता रहा होता है क्योंकि हमारे साथ एक रॉयल फैमिली की मेंबर है तो हम लोग को हॉट स्प्रिंग में जाने की परमिशन मिल गई और फिर रात में हम लोग देखते ये लोग यहाँ पार्टी वगैरह कर रहे हो। ओवर ब्रो हमें बता रहा होता है इन लोगों ने जो मुझे ड्रिंक दी थी वो मैंने इन लोगों को दी थी क्योंकि आखिर इन लोगों ने हमें रहने के लिए कर दिया है। लेकिन हम देखते पार्टी के बीच ये बंदा आके धामी के गलत जगह को छू लेता है और यह धामी भी उसकी पिटाई कर रही होती है। ओवर ब्रो फिर सभी विलेजर से कह रहा होता है मैं एक ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और जो भी जीतेगा मैं उसे 4 सिल्वर प्लेट्स दूंगा। उसने इसलिए किया होता है ताकि यहाँ का माहौल खराब ना हो और सारे के सारे विलेजर्स भी जोश में आते कि हाँ मैं जीतूंगा। अगले सीन में हम लोग देखते सभी लोग टल्ले होके पड़े हुए होते। इधर अपना ओगर ब्रो कह रहा था क्योंकि मैं ओगर हूँ मुझे नशा नहीं होता और फिर वो यहाँ कुछ नई चीजें खाता है जिससे उसे काफी सारी स्किल्स भी मिल जाती है। डे 110 ओगर ब्रो में बता रहा होता अगली सुबह हम लोग मैसन विलेज से निकल गए और हम लोग क्लस्टर माउंटेन्स की तरफ बढ़ गए। ओवर ब्रो में बता रहा होता है आज तो हमारे रास्ते में कुछ दिक्कत वगैरह नहीं आ रही और वो सभी लोगों से कह रहा होता अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग 4 दिन के अंदर पहुंच जाएंगे रॉयल कैपिटल। फिर वो नोटिस करता है ये खाना बनाने वाली 2 बहनों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती। वो दोनों कह रही होती है क्योंकि हमने कल सारे विलेजर्स के लिए खाना बनाया इसलिए हम थोड़े थके हुए हैं।
ओगर वो उनसे कह रहा था ठीक है आज खाना मैं बना दूंगा। डे 111 हम देखते रास्ते में चलते जाते अचानक से दामी ओवर वो से कह रही होती है हमें अभी रुकना होगा, कुछ गड़बड़। और गाइस इस तरह हमें दिखाया जाता है वो जो खाना बनाने वाले मैंने होते हैं ना वो लोग भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। ओवर वो भी कह रहा होता है ये लोग मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अगले सीन में हमारा ओवरबोर्ड डिवाइस के जरिए गाबजी से बात कर रहा होता है कि मैं भी बहुत परेशान हूँ कि ऐसा ऐसा हो गया, आप मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का जो पेट होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। गाबजी कह रहा होता है अभी कुछ नहीं हो सकता, इतनी दूर से तो तुम लोग इनको केव में भी नहीं भेज सकते, और इनके पेट में जो ओगर है वो इनकी बॉडी से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। अगर ये दोनों भी ओगर होते तो कुछ दिक्कत नहीं होती, लेकिन ओगर के मुकाबले ह्यूमंस की बॉडी बहुत ज्यादा छोटी होती है, तो अगर उन दोनों को सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिले तो उन लोग का पेट फट जाएगा। अगले सीन में ओगर में बता रहा होता है हमारे पास केव तक जाने का टाइम नहीं, वो आसपास ही कोई जगह ढूंढते जहाँ जाए तो बच्चों को जन्म दे सके। यार रूबिलिया भी कह रही होती है माफ करना मैं कुछ मदद नहीं कर पा रही हूँ। वो मन में कह रहा होता है ये सब देख के लगता है प्रिंसेस भी कुछ नहीं है। फिर वो उन दो लड़कियों से कह रहा होता है चिंता मत करो कुछ नहीं होगा। ये दो लड़कियां अपने ओगरबो से कह रहे थे तुम क्योंकि मत हो, वैसे भी हमारे बच्चे जल्दी आने वाले हैं और हाँ हमें भी कुछ नहीं होगा। ओगरबो भी कह रहा होता है हाँ सही कहा। अगले सीन हम लोग देखते हैं ये केमिस्ट लड़की कह रही होती है इन लोग के जो हाथ है वो बहुत ज्यादा पतले हो चुके हैं और ये लोग पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, और वो कह रही होती है अभी करेंटली हमें एक ऐसी चीज चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हो। फिर हम देखते इधर अपना ओगरबो ये बात सुन के अपना ही हाथ काट के उन लोग को दे देता है और कह रहा होता है इसे खा लो, अगर तुम मेरा हाथ खा लोगे इसे तुम्हें बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। माफ करना हम इसे पका नहीं सकते, इसे कच्चा ही खाना हो तुम लोग को। लेकिन ये दो लड़कियां मना कर रही होती कि हम इसे नहीं खा सकते, इसकी वजह से आपको चोट पहुंच रही है। इधर धामी कह रही होती बकवास मत करो, ओगरबो अपने हाथ को फिर से वापस ला सकता है तो चुपचाप इसे खा लो। फिर हम देखते अपना जो ओगरबो होता है अपने मीट को तोड़ के अपने मुंह के अंदर लेता है, फिर उन दोनों को किस करके अपने मीट को उन लोगों को खिला देता है और उन लोगों से कह रहा होता है चिंता मत करो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को नहीं मरने दूंगा। अगले सीन हम लोग देखते हैं रास्ते में चलते चलते उन लोग को फाइनली केक मिल जाती है और वहाँ पे जो बेड़ वगैरह होते हैं उन लोग को वो मार देते हैं। फिर हम देखते हैं अपना ओगरबो एरोमास्टर अपने क्लोन्स का इस्तेमाल करके यहाँ 2 बिस्तर बना देता है। ओगरबो हमें बता रहा होता है इन दोनों के पेट बहुत ज्यादा तेजी से बड़े हो रहे हैं और फिर वो उन दोनों का दर्द थोड़ा कम करने के लिए उन लोगों पे एनेस्थेसिक मैजिक करने लगता है। ओगरबो कह रहा होता है पता नहीं मैं कब तक संभाल पाऊंगा। फिर अचानक से वो नोटिस करता है उन दोनों में से जो बड़ी बहन होती है उसका जो पेट में जो बच्चा है वो बढ़ना बंद हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो ओगरबो होता है वो एक डिवाइस की मदद से बेस पे गोपची के साथ बात कर रहा हो कैसे क्या क्या करना है। फिर अपना ओगरबो हाई एलिमिथिया की मदद से एक चाकू बना लेता है और उस लड़की को बेहोश कर देता है एनेस्थीसिया देके। फिर वो उन दोनों का ऑपरेशन करना शुरू करता है। अगले सीन में ओगरबो हमें बता रहा होता है कि जो बड़ी बहन है उसने एक लड़की को जन्म दिया और उससे कुछ टाइम बाद जो छोटी बहन थी उसने भी एक लड़के को पैदा किया। इधर अपना ओगरबो कह रहा होता है मुझे तो लगा था ये लोग मर जाएंगे लेकिन मैंने फाइनली इन दोनों को बचा लिया। और फिर वो हमें बता रहा होता है मैं ओगरबो डे 111 में फाइनली एक बाप बन गया। सॉरी गाइस मैं ट्राई कर रहा हूँ यार सीरियस रहने का लेकिन भाई हो नहीं रहा मुझसे, मतलब भाई क्या हो रहा है इस एनीमे में भाई। फिर हम देखते हैं इधर रूबिलिया भी उन बच्चों के साथ खेल रही होती है। इधर हम देखते हैं गाबजी गोबरो से टेलीपैथी के जरिए कह रहे होते हैं क्या मैं तुमसे 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? मेरे हिसाब से तुम्हारे जो बच्चे हैं वो ओगर मिक्स ब्रीड है, तो क्या मैं तुम्हारी शक्ल दे सकता हूँ श्योर करने के लिए? वो कह रहा होता है क्या कहा मिक्स? हाँ शायद से आप सही कह रहे हो क्योंकि उन लोगों के पास बस एक ही हॉर्न है। फिर ओगरबो में बता रहा होता है गाबजी ने मुझे बताया कि जब एक डेमी ह्यूमन मतलब ओगर और ह्यूमन एक बच्चे को पैदा करते हैं तो ज्यादातर चांसेस ये होता है कि जो बच्चा होगा वो अपने पापा की प्रजाति का होगा, लेकिन बहुत कम चांस होता है कि वो अपनी माँ की प्रजाति का होगा और तब पैदा होते हैं मिक्स ब्रीड। अगर ओगर और ह्यूमन उन दोनों को पाल पोस के बड़ा भी करते हैं फिर भी दोनों प्रजातियों के लोग उन बच्चों को कभी नहीं अपनाते और इससे वो बच्चे आगे चल के मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। फिर हमारा ओगरबो एक डिसीजन लेता है और गाबजी से कह होता है गाबजी सुनिए आज तक मैंने आपकी हर बात मानी और आपसे हर चीज जानने की कोशिश की है, लेकिन मैं एक बात कह दूं ये दुनिया जो भी कहे मैं अपने बच्चों को छोड़ूंगा नहीं। अगर ये दुनिया उन लोगों को नफरत देगी तो मैं उन लोगों को प्यार से बड़ा करूंगा। गाबजी कह रहे होते हैं ठीक है, लेकिन इधर गौबजी भी कह रहा होता है अरे बड़े भाई ओगरबो टेंशन मत कीजिए, इधर के में भी सभी लोग आपकी बात से एग्री करते हैं। और फिर वो एक सजेशन देता है कि क्या होगा अगर हम इन लोग को बाहर की दुनिया में लेके जाए फिर वहाँ इनको पाल पोस के बड़ा करें। ओगरबो कह रहा होता है अरे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? फिर अपना ओगरबो बता रहा होता है कि ये दोनों लॉर्ड्स के फॉर्म में पैदा हुए हैं और इन लोग के हाथों में इनके ऑर्ब्स भी है और आई थिंक सो इसकी वजह यही है क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर भी काफी सारे ऑर्ब्स है। और फिर गोबरो उन लोग का नाम रखता है। बड़ी बहन ने जिस लड़की को पैदा किया था गोबरो उसका नाम रखता है ओरो और छोटी बहन ने जिस बेटे को पैदा किया था उसका नाम मैंने रखा है आर्जेंटो। और गोबरो कह रहा था लेकिन कुछ भी हो ये गाबजी के लिए नाम से तो बहुत ज्यादा बेहतर है। फिर गोबरो उन 2 बहनों के पास आके कह रहा होता है
और यहाँ हमें इनका नाम ही पता चलता है, जो कहता है फेलिशिया और आल्मा। उन दोनों से कह रहा मेरे बच्चों को जन्म देने के लिए तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और आज से हम सभी लोग साथ रहेंगे। डे 112 हम देखते हैं ना ओगर ब्रो बाहर निकला होता है कुछ मॉन्स्टर्स को मारने की तलाश में, और फाइनली ओगर ब्रो को वो मॉन्स्टर मिल जाता है जिसे वो ढूंढ रहा था, जो कि होता है ये व्हाइट स्टैग डियर। तो ओगर ब्रो में बता रहा होता है कि इसका लेवल मुझसे काफी ज्यादा है, तो अगर मैंने अपनी सारी स्किल्स भी इस्तेमाल कर दी तो मेरा इससे जीतना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसमें ही तो असली मजा है। फिर ओगर अपना एक्सोस्केलेटन आर्मर पहन के लड़ने के लिए रेडी होता है, लेकिन वो नोटिस करता है वो डियर उस पर हमला नहीं कर रहा। तभी हम देखते उस डियर के जो हॉर्न्स होते हैं वो उसके सर से नीचे गिर जाते हैं, और फिर वो बहुत तेजी से भाग जाता है। ओगर ब्रो कह रहा होता है वो तो भाग गया, तो मैं इनके हॉर्न्स को खा लेता हूँ। खाने से पहले उसको उसके बच्चों की याद आती है, और वो डिसाइड करता है वो इन्हें अपने बच्चों को दे देगा। हम देखते हैं ना ओगर ब्रो और आगे जा रहा था, और जाके वो इधर देखते हैं लड़ाई हो रही होती। ओगर ब्रो हमें बता रहा था कि ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस एक साथ मिलके और वो लोग फोमोल्ट के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। ओगर ब्रो कह रहा होता है दिखने से तो ऐसा लगता है वो बड़ा सा फोमोल्ट उनका लीडर है, और अभी के लिए मैंने उसका नाम बेलोर रखा है। ओगर ब्रो कह रहा होता है इससे ज्यादा मजेदार लड़ाई मैंने अब तक नहीं देखी, लेकिन बेलोर जिसे मैं मारना चाहता हूँ वो भी तो शांत है। फिर हम देखते हैं इधर जो बेलोर होता है जिसका नाम ओगर ब्रो ने रखा होता है, वो डेमी ह्यूमंस पे हमला करता है और काफी सारे ह्यूमंस को वो मार डालता है। ओगर ब्रो हमें बता रहा होता है ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस भी कुछ कम नहीं, उन लोगों ने 4 फोमोल्ट को मार दिया अभी तक। तभी हम देखते हैं जो बेलोर होता है वो उन लोगों पे एक और पावरफुल हमला करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हम देखते हैं कहीं से तो कुछ एक अटैक होता है और उससे वो मर जाता है। और हम देखते हैं ये अटैक और किसी ने नहीं अपने ओगर ब्रो ने किया होता है। ओगर ब्रो कह रहा होता है मैं कब से इस मौके का इंतजार कर रहा था, और फिर वो हमें बता रहा होता है कि इस दुनिया के सबसे पावरफुल मैजिक का चौथा स्टेज बारदू फ्लेचेट बार। और वो कह रहा होता है ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था इसे मेरा भी शरीर कांप गया। और फिर वो इधर आगे कह रहा होता है ये सच में काफी ज्यादा बड़ा है, इसे मैं अपने आइटम बॉक्स में भी कैसे घुसा। ओगर ब्रो फिर आगे बढ़ता है बाकी के डेमी ह्यूमंस को मारने के लिए, और वो कह रहा होता है लगता है ये लोग मुझसे डर चुके हैं, लेकिन हम देखते तभी ये बंदा आगे आके उसे लड़ने के लिए तैयार होता है। वो कह रहा होता है इस पे भी मेरी नजर थी, ये काफी स्ट्रांग बंदा लग रहा है, अगर मैंने उस पर हमला भी नहीं किया होता तो ये उसे मार सकता था। ओगर ब्रो उस बंदे के पास आके कह रहा था बहुत बढ़िया तुम काफी स्ट्रांग बंदे हो। ओगर ब्रो मैं बता रहा था क्योंकि वो मेरी तरह एक डेमी ह्यूमन है तो अपने उसूलों के अकॉर्डिंग मैं उसे मार नहीं सकता। और फिर वो उससे कह रहा था मेरा तो गोल था मैं इस बालोर को मार दूं और इसे अपने साथ लेके जाओ, तो तुम लोग मुझे इसे लेके जाने दो, बदले में मैं अपने पोर्शन से तुम सभी लोग को हील कर देता हूँ। ये बंदा भी कह रहा होता है हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अपना ओगर ब्रो वहां से जाने लगता है। ये बंदा कह रहा था लगा नहीं था इस दुनिया में इस बंदे जैसे भी ओगर रहते हैं। और वो ये भी कहता है ये बंदा जब लड़ रहा था तब मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, जिसका एक ही मतलब है इस बंदे के पास अभी तक एपिक नहीं है, पर मेरी स्किल और वॉइस ऑफ डेथ मुझे बता रही है कुछ बुरा होने वाला है। अगर हम लोग गॉब्लिन से लड़ने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है हम लोग मारे जाएंगे। हम देखते बेलोर को मारने के कुछ टाइम बाद ओगर ब्रो फाइनली अपनी केव के पास पहुंच जाता है, और वो केव के अंदर जाके देखता है उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। फिर हमारा गोब्रो उन लोग को डियर का हॉर्न खिलाता है, जिससे उन लोग को भी काफी सारी स्किल्स वगैरह मिल जाती है। फिर अपना ओगर ब्रो भी उस व्हाइट स्टैग से मिले हॉर्न को खा लेता है, वो लाल बाल वाली लड़की भी उसे खा लेती है, जिससे उन दोनों को नई स्किल्स मिल जाती है। ओगर ब्रो कह रहा था कहीं से खा के मैंने गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि अभी मैं उस व्हाइट स्टैग के असर को कम नहीं कर पाऊंगा। हम देखते सोने से पहले अपना ओगर ब्रो कह रहा था जो भी हो मुझे काफी सारी नई स्किल्स तो मिल चुकी है, और जब वो सोता है उसका सिस्टम उससे कह रहा था एवोल्यूशन अभी अवेलेबल है, क्या आप इवॉल्व होना चाहते हो, और ओगर ब्रो हाँ कह देता है। और गाइस इसी के साथ एपिसोड 10 भी खत्म होता है। और गाइस वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, मैंने इसके भी 10 एपिसोड तक एक्सप्लेन कर दिया, और इसके बस 2 एपिसोड में इसका फिनाले आने वाला है, मतलब अगले 2 एपिसोड में इसका सीजन 1 खत्म होने वाला है, और फिर उसके बाद जब सीजन 2 भी आएगा तो मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। और गाइस इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगा है, तो गाइस लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना यार, और गाइस सब्सक्राइब करना है स्पेशली। और गाइस अभी से रेगुलर वगैरह वीडियो आता रहेगा, क्योंकि अभी मेरा सारा का सारा स्कूल वगैरह का काम खत्म हो चुका है। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।